जय हिंद मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल डीएस प्लेनेट पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हम आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज आपके लिए एक बहुत ही मस्त वीडियो लेकर आए। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा हमारा थंबनेल में, ब्लड से रिलेटेड वीडियो। ब्लड से रिलेटेड आपको इस वीडियो के अलावा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ज़्यादा देर न लेके आज आपके लिए दो मोटिवेशनल लाइनें कहना चाहते हैं। अगर जो आपने ठान लिया तो जीत है, और अगर मान लिया तो हार है। अगर या आप ठान लोगे कि जीतना है तो जीत कर ही हटोगे, और अगर आप मान लोगे कि हम हार गए तो आपको हारने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और जीत की सोचिए। तो ज़्यादा टाइम न लेकर हम आपके लिए क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आप अपना सहयोग बनाए रखें मित्रों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो ब्लड चालू करने जा रहे हैं। तो देखिए, ब्लड में मेनली बातें क्या होती है। ये एक तरल संयोजी क्या होता है, ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त के सूक्ष्म कणों को किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो द्रव भाग और एक ठोस भाग। द्रव भाग होता है जो 55% होता है, जो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। दूसरा होता है ठोस भाग क्या होता है, 45% होता है, जिसमें क्या आती हैं, ब्लड सेल्स और कुछ कैप्सूल्स आते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट से बिम्बाणु, है ना। तो रक्त की संरचना, जब हम रक्त कणिकाओं की संरचना देखते हैं तो रक्त कणिकाओं पे एक संरचना पाई जाती है, जो संरचना किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। इस संरचना को क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आरबीसी पर पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती है उसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और एंटीजनों के आधार पर ही रक्त समूह को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है मित्रों, तो अब अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर ही होता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर होता है, उन रक्त कणिकाओं पे या ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर। 2 एंटीजनों के आधार पर 4 रक्त समूह बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक ए बनता है, एक बी बनता है, एक ए बी बनता है, और एक कौन सा बनता है, ओ बनता है ना। प्लाज्मा में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो प्रोटीन की बनी होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एंटीबॉडी कहलाती हैं। वो किस में पाई जाती थी, एंटीजन, वो रक्त कणिकाओं पे पाई जाती थी, और ये किस में पाई जाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एक अंतर तो आपको यहाँ देखने को मिल गया, जो प्लाज्मा में रक्त कणिका प्रोटीन की संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। और जो रक्त कणिकाओं पर प्रोटीन की संरचना क्या पहला पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो ब्लड में क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन्स। क्या, एंटीबॉडी और एंटीजन्स। एंटीबॉडी भी चारों प्रकार के में अलग अलग होते हैं। एंटीजन क्या है, ए रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाएगा, बी में बी एंटीजन पाया जाएगा, ए बी में ए एंड बी दोनों पाए जाएंगे, और ओ में एब्सेंट होता है। और एंटीबॉडी के हिसाब से देखते हैं तो ए रक्त समूह में बी एंटीबॉडी पाया जाता है, बी रक्त समूह में ए एंटीबॉडी पाया जाता है, और ए बी में क्या होता है, ए बी में कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और जबकि ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटते हैं, ए बी और ओ। प्लाज्मा में पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती है उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। तो आपसे पूछ सकता है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन की संरचना एंटीबॉडी, और रक्त कणिकाओं पर पाई जाने वाली प्रोटीन की संरचना एंटीजन। ठीक है ना। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी समान समान होते हैं तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, एक अपोजिट रिएक्शन हो जाती है, अपोजिट क्रिया हो जाती है, जिससे क्या है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो रिजल्ट देखने से रिजल्ट क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन को क्या लेना चाहिए, हमेशा समान लेना चाहिए अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो। अगली स्लाइड पर आते हैं हम अपनी। एंटीजन तथा एंटीबॉडी के समान होने पर
ये दोनों क्रियाएं कर लेती हैं, जिससे एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों नष्ट हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन दोनों को ब्लड डोनेशन के अंदर क्या रखा जाता है, असमान रखा जाता है, असमान रखा जाता है। डोनर का रक्त समूह है और एक्सेप्टर का रक्त समूह है, वो समान होगा, तो एंटीबॉडी और एंटीजन अलग अलग होंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डोनेट करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला, जैसे ब्लड दिया जा रहा है और जो ब्लड दे रहा है, दोनों की मिलाई जाती हैं। बाकी दोनों में दाता की एंटीबॉडी, दोनों में डोनेट करने वाले में दाता की एंटीबॉडी को क्या कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। रक्त समूहों के आधार पर हम, जैसे कि आपको क्वेश्चन आते हैं कि इस रक्त समूह के माता पिता हैं तो बच्चा किस रक्त समूह का होगा, तो ये देख लीजिए आपके सामने एक चार्ट के अंदर, जब मदर का रक्त समूह ए होगा और फादर का बी होगा तो सन क्या पैदा होगा, ए बी होगा। और जब मदर का रक्त समूह ए होगा और फादर का ए बी होगा तो ए बी भी प्रेजेंट पाया जा सकता है। एंटीजन कौन सा पाया जाएगा उसमें, ए बी। और एंटीबॉडी बी, मतलब मदर का रक्त समूह बी होगा और फादर का रक्त समूह ए होगा तो उसमें सन के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे, है ना। तो अगली स्लाइड पर हम अपनी पे चलते हैं। नोट, रक्त समूह ए और ओ से रक्त ले सकता है, रक्त समूह बी और ओ से रक्त ले सकता है, रक्त समूह ए सभी प्रकार से के समूहों से रक्त ले सकता है, इसे सर्वग्राही कहते हैं। तो रक्त में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। इसलिए इसमें एंटीबॉडी क्या नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। रक्त समूह ओ केवल एक ही रक्त समूह ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है। रक्त समूह ओ इस सभी को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, है ना। तो ये चार्ट है वो आप देख लेना। इसमें विशेष नोट ये है कि एक RH फैक्टर पाया जाता है ब्लड में। इस RH फैक्टर को 1940 में कॉललैंड, स्टीनर और बीनर ने एक बंदर में खोजा था, जिस बंदर का नाम था मकाका रीसस बंदर में इन्होंने एक RH फैक्टर की खोज की थी, जिसके आधार पर हम ब्लड ग्रुप को नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। तो चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं अपनी पे। अगली स्लाइड पर जाने पर रीसस बंदर की RBC में दो संरचनाएं पाई गई। एक संरचना प्रोटीन की थी, वो एंटीजन थी, वो दो प्रकार की पाई गई, ए और बी, जिससे क्या बने, 4 रक्त समूह। दूसरी प्रोटीन की संरचना RH, एंटीजन डी पाया गया। ये RH कारक कहलाता है। इस RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही ब्लड ग्रुपों को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। इसमें ये अकेला न होकर 5 समूहों में होता है। ये 5 समूहों में होता है। RH कारक डी, ई, छोटी ई, एफ और छोटा एफ, इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं इनको। RH कारक के आधार पर मनुष्य के रक्त को 2 प्रकार में बांटा जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक, जो मैं आपको पहले ही बता सकूँ। इंडिया के अंदर धनात्मक 94% पाए जाते हैं और ऋणात्मक 6% लोग पाए जाते हैं, और दुनिया के अंदर 85% धनात्मक और 15% ऋणात्मक पाए जाते हैं। इंडिया में ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति सबसे ज़्यादा, रक्त समूह ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति 40% और ए बी रक्त समूह के व्यक्ति 5% सबसे कम पाए जाते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव, इसमें ए बी RH पॉजिटिव। सर्वदाता कौन सा होता है, वो होता है जिसमें RH नेगेटिव होता है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी पे। कौन आ रहा है? एक रोग होता है RH कारक के आधार पर, एक रोग होता है हमारे अंदर RH कारक के आधार पर एक रोग होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। इस रोग को हिंदी में कहते हैं रक्ताणुकोरकता। इस रोग को क्या कहते हैं हिंदी में, रक्ताणुकोरकता। आप नोट कर लीजिए। इसमें अगर ये क्या होता है कि विवाह होने के बाद दंपतियों के अंदर होता है ये क्या है, विवाह होने के बाद दंपतियों के अंदर होता है। जब वो दंपति बच्चे को जन्म देते हैं तो इन दंपतियों के अंदर होता है, जैसे RH पॉजिटिव मेल है और RH पॉजिटिव ही वो है फीमेल, तो कंडीशन नॉर्मल होगी। RH नेगेटिव और RH नेगेटिव में दोनों मेल और फीमेल तो भी नॉर्मल होगी, और RH नेगेटिव और मेल RH पॉजिटिव है तो भी नॉर्मल होगी।
और अगर RH पॉजिटिव मेल है और RH नेगेटिव फीमेल है या AB पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप के ओर से देख लीजिए। अगर पॉजिटिव वो है मेल और नेगेटिव फीमेल है, और अगर वो जनन करते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं, उसके बाद बच्चे को जन्म देते हैं, तो प्रथम बच्चा तो उनका नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, लेकिन RH कारक की एक एंटीजन, एक प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है गर्भाशय के या उस मदर के रक्त के अंदर, जिससे अगली संतान होती है वो या तो मृत पैदा होती है या जन्म के कुछ समय बाद मर जाती है। तो प्रथम प्रसव तो वैसे हो जाता है नॉर्मल, बाकी का दूसरा प्रसव जो होता है वो मर जाता है, क्योंकि उसमें एक एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है RH पॉजिटिव के खिलाफ है मदर के अंदर। तो इसके लिए एक एंटीड डी इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है पहले ही विदिन प्रसव के प्रथम प्रसव के 72 घंटे के अंदर अंदर, जिससे क्या है उसमें एंटीबॉडी उत्पन्न ना हो और सेकंड बच्चा भी क्या है नॉर्मल पैदा हो। जब RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले लड़के नेगेटिव रक्त समूह वाली लड़की की शादी करते हैं तो उनसे होने वाला पहला बच्चा सामान्य होता है, लेकिन इसके बाद सभी बच्चे मृत होते हैं। इसी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस पैथिस या रक्ताणु कोरकता कहते हैं, ये जो आपको बता दिया है। इससे बचने के लिए प्रथम प्रसव के 72 घंटे के अंदर अंतर एंटी डी इंजेक्शन लगाया जाता है, जो क्या है उस एंटीबॉडी का निर्माण मदर के अंदर नहीं होने देता है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। रक्त को मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, द्रव भाग 55%, ठोस भाग कितना है 45%, और जिसमें क्या है रक्त कणिकाएं जो 3 प्रकार के RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसमें जो RBC हैं 90 से 99% होती हैं, और WBC और प्लेटलेट्स हैं वो 1 से 10% होती हैं। रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। इरिथ्रो क्या है, 1 मिनट रुकिए। जैसा कि आपको बता रहे थे, इरिथ्रो क्या है? इरिथ्रो रेड, ल्यूकोवाइट और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। रक्त के थक्के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। साइट सेल्स को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट RBC को, ल्यूकोसाइट WBC को और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को। तो अगली स्लाइड पे हम चलते हैं आपकी। अगली स्लाइड, अगर सेल बढ़ जाती हैं, आदमी के अंदर कोशिकाएं बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन को पीनिया कहते हैं। घट जाती हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पीनिया कहते हैं। और अगर सेल बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन को साइटोसिस कहते हैं। हेमेंट, ब्लड में हेमेंट कारक होता है। ये ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और ब्लड बनने की प्रक्रिया को पोशियस कहते हैं। ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोशियस कहते हैं। RBC के ज़्यादा होने को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोसिस। ये कोई बीमारियां या एबनॉर्मल कंडीशन है, सामान्य कंडीशन। WBC के कम होने को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स कम होने को डेंगू को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहते हैं। RBC कम होने को इरिथ्रोसाइटोपीनिया कहते हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स सभी कम होने को हीमोसाइटोपीनिया कहते हैं। RBC के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपायोसिस कहते हैं। RBC के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपायोसिस कहते हैं। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपायोसिस कहते हैं। तो आप सभी को बताना है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग बनाए रखें। साथियों को भी क्लास को शेयर करें, जिससे चैनल का क्या है वो चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें और चैनल की रेंज बढ़े। अगर चैनल पर 1000, वो 500 मैंने बोल रखा है, 1000 और 500 के बीच में जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्लास ला सकते हैं हम आपके लिए, लेकिन अभी नहीं ला रहे हैं, कुछ कंडीशंस हैं। 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद हम इससे भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्लास आपके लिए लाएंगे। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।